Good morning, 8th class. How are you all? I hope you are going through your lessons every day. पढ़ रहे हो ना बच्चों? बहुत important lesson है. We are studying about our constitution, the main characteristics of our constitution. We have done 2 or 3. We were going through the third point. First we have done written constitution. वो हमने कर लिया था. और अभी हम कर रहे थे दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. जस्ट अ रिकैप ऑफ यस्टरडेज लेसन. हमने क्या पढ़ा था? दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल इन स्ट्रक्चर. वी हैव फेडरलिज्म इन आवर कंट्री एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म. Federalism means the powers are divided between central government and state government. We have so many states in India. बताए थे कितने states हैं? बताओ. Yes, 28 states now and 9 union territories. So India is known as Union of States. ठीक? Powers is divided between the central government and the state government. It's very clearly written in the constitution what powers are of central government and what powers are of state government. और ये कल हमने फेडरल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिवीजन ऑफ पावर्स है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड. ये पॉइंट सेकेंड पॉइंट हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्लेक्सिबल. Some provisions can be changed easily and how it is rigid, it cannot be changed easily. दोनों features हैं. And we have an independent judiciary, High Court and Supreme Court, to decide between the disputes between central government, state government, various state governments, etc. So up till this we have completed yesterday's chapter. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फेडरल है ये हो गया था. ठीक है. नाउ वील कंटिन्यू विथ अ फर्दर चैप्टर हाउ इट इज़ यूनिटरी इन नेचर. ऑल्दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल, इट इज़ यूनिटरी इन स्पिरिट. देखा जाए तो सोल उसकी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. सो नाउ वी विल सी दैट द सेंटर हैज़ बीन गिवन एन एडवांटेज ओवर द स्टेट्स. यूनिटरी का मतलब है, देखो दोनों का मतलब समझो. फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स. हर स्टेट नॉर्मल टाइम्स में या जिसे हम पीस टाइम कहते हैं, जब कंट्री में कोई वॉर नहीं हो रहा है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तब स्टेट्स अपने अपने पावर्स इंजॉय करते हैं. बट इफ़ देयर इज़ एनी इमरजेंसी, वॉर हो जाता है किसी कंट्री के साथ, या फिर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, at that time center becomes more powerful. नॉर्मल टाइम्स में स्टेट्स अपने पावर्स एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर कंट्री के सामने कोई इमरजेंसी आ जाती है, देन दोज पावर्स ऑफ द स्टेट आर टेकन अवे बाय सेंटर. देन इंडिया बिकम्स अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. समझे ना डिफरेंस? नॉर्मल टाइम्स में फेडरल है, अपने अपने पावर्स एंजॉय करो, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, वॉर है, एट दैट टाइम स्टेट्स के सारे पार्ट्स किसके कंट्रोल में आ जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इज यूनिटरी फॉर्म. सो द सेंटर हैज़ बीन गिवन एन एडवांटेज ओवर द स्टेट्स. कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया गया है. ये यूनिटरी फॉर्म का एक एग्जाम्पल है. तो ये पॉइंट्स देखो, विल डिस्कस कैसे है इंडिया अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द यूनियन लिस्ट, मैंने आपको बताया डिवीजन ऑफ पावर. सम पावर्स आर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, सम पावर्स आर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है, ये 3 लिस्ट बनाई गई है ना? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, और एक और है रेज्यूडरी लिस्ट. लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 3 लिस्ट बनाई गई थी. कौन कौन सी 3 लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. अब इन 3 लिस्ट में क्या लिखा गया था? वो टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट्स जिन पर लॉ बनाना है. यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं
उस पर सारे लॉज कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। जितने भी हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट हैं वो कौन सी लिस्ट में रखे गए हैं बच्चों? यूनियन लिस्ट में। और उस पर पार्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड लिस्ट कौन सी है? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिस पर हर स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स, अपने लॉज बना सकती है। वो हर स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि वो लोकल इम्पोर्टेंस के हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस नहीं है, वो लोकल इम्पोर्टेंस है। तो ये लिस्ट बनाई गई है स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लॉज बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो ये 3 लिस्ट में डिवीजन ऑफ पावर हुआ था। अब अगर हम ये लिस्ट देखें तो सबसे पहले आती है द यूनियन लिस्ट। इट हैज़ नॉट ओनली मोर सब्जेक्ट्स। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 97 सब्जेक्ट्स। मतलब 97 ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉज बना सकती है। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, वो जो लॉज बनाएंगे वो पूरे इंडिया पर इक्वली इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, वो सबको मान्य होते हैं। और कितने सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में? 97 सब्जेक्ट्स। तो द यूनियन लिस्ट हैज़ नॉट ओनली मोर सब्जेक्ट्स, हाउ मैनी? 97, बट ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। अब देखो ये टॉपिक्स है कंट्री के डिफेंस को लेकर, फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स क्या होता है बच्चों? दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे, ये किस में आता है? फॉरेन अफेयर्स। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। करेंसी, हर स्टेट की अलग करेंसी तो नहीं हो सकती, पूरे इंडिया की सेम करेंसी होगी। तो करेंसी कैसी होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। कौन कौन से? डिफेंस, कंट्री की आर्मी एक होगी। तो जो चीज़ पूरी कंट्री में एक होनी चाहिए वो सारे टॉपिक्स किसको दिए गए हैं? यूनियन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस में लिखे गए हैं? यूनियन लिस्ट में। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 97, ठीक। देन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मच ग्रेटर फाइनेंसेस अंडर इट्स कंट्रोल देन द स्टेट्स। नाउ द गवर्नमेंट्स कलेक्ट टैक्स। बिल्स पे करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये बिल, वो बिल, आपके पेरेंट्स इनकम टैक्स देते हैं। तो ये सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। इसमें से भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी किसके पास जा रहा है? ज़्यादा टैक्सेस कौन कलेक्ट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। तो हो गई पावरफुल। ऑल दिस गिव्स ग्रेटर वेटेज टू द सेंटर। तो जितने भी हमारे टैक्सेस कलेक्ट होते हैं कॉमन पीपल से, मोर अमाउंट ऑफ मनी इज गोइंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेस इज गोइंग टू स्टेट गवर्नमेंट। तो हो गया कौन पावरफुल? सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल। Then the center has been given an edge even on subjects, 47 number mentioned in the concurrent list. यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स पढ़े थे हमने? 97 सब्जेक्ट्स। और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 47 सब्जेक्ट्स हैं। और इसमें भी देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि 47 जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके सब्जेक्ट्स पर दोनों लॉज बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। लेकिन अगर दोनों के लॉज में कोई डिफरेंस है, हाँ, एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, हाँ, अगेंस्ट हो रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ नहीं माना जाएगा। तो कौन पावरफुल हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अपनी लिस्ट पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना ही रही है। कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी अगर दोनों लॉज के बीच में कोई क्लैश होता है, सेंटर ने बनाया, स्टेट ने बनाया, तो किसका लॉ माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल, मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। फिर एक और लिस्ट मैंने आपको बताई, रेज्यूडरी। ये जो डे टू डे नए नए लॉज बनाने की ज़रूरत महसूस होती है ना, नए नए सब्जेक्ट्स पर, ये सब किस में ऐड किए जाते हैं? रेज्यूडरी लिस्ट में। और रेज्यूडरी लिस्ट के पास भी किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। रेज्यूडरी पावर्स इन इंडिया अनलाइक द यूएसए। यूएसए में स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में है, अनलाइक आया ना। यूएसए में किसके हाथ में है रेज्यूडरी पावर्स? स्टेट्स के हाथ में। इंडिया में किसके हाथ में है रेज्यूडरी पावर्स? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। सो रेज्यूडरी पावर्स इन इंडिया अनलाइक द यूएसए
have also been vested with the center to make it more powerful. और ज़्यादा पार्ट्स किसको दे दिए गए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो रेज्यूडरी लिस्ट में भी जितने सब्जेक्ट्स हैं उस पर कौन लॉज बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने सारे पार्ट्स आ गए, यूनियन लिस्ट पर, कॉन्करेंट लिस्ट पर और रेज्यूडरी लिस्ट पर. स्टेट सिर्फ किस पर लॉज बना रहे हैं? स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर. तो हो गया सेंटर पावरफुल. दिस इज वन फॉर्म ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट. एंड लास्टली, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ सेट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, भाई कह थोड़ी ना सकते हैं कब इमरजेंसी आ जाए. सी, हमने सोचा था कोरोना टाइम्स आएगा, ये भी तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है. कभी भी किसी कंट्री के साथ वॉर हो सकता है, कंट्री के सामने कोई परेशानी आ सकती है. इन सब को क्या कहेंगे बच्चों हम? इमरजेंसी सिचुएशन. तो इफ़ देयर इज़ एनी इमरजेंसी सिचुएशन इन इंडिया, तो ये चीज़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि अगर एनी टाइम इन फ्यूचर देयर इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन, so the Indian Constitution has a set of emergency provision. वो भी उन्होंने लिखा है वहाँ पर, by which the center can assume all the powers of the state. अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो किसके हाथ में आ जाएंगे सारे पार्ट्स? सेंट्रल गवर्नमेंट. तब स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पीस टाइम्स में तो कौन बना रहा है उन पर लॉज? स्टेट्स बना रहे हैं. लेकिन अगर इमरजेंसी है, then in that emergency situation all the powers of the state, they are also under central government. The center can assume all the powers of the states by declaring emergency in the country. Financial emergency है या war हो जाता है किसी country के साथ, then all the powers of the state, they also come in the hands of central government. In such a situation, the country runs practically as a unitary state. और तब हमारा कंट्री क्या बन जाता है? एक यूनिटरी स्टेट. क्योंकि तब स्टेट गवर्नमेंट्स अपने पार्ट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकती. All the parts of state governments, they also come in the hands of central government. So this is how India becomes a unitary government. फेडरल कर हमने समझा था, डिवीजन ऑफ पावर्स, और आज हमने क्या समझा बच्चों? हाउ इंडिया बिकम्स अ यूनिटरी गवर्नमेंट. सबसे पहले, यूनियन लिस्ट हैज़ मोर पावर्स एंड ऑल द नेशनल इम्पोर्टेंस टॉपिक्स सब्जेक्ट्स, दे आर इन यूनियन लिस्ट ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स द लॉज. फिर सेंट फाइनेंसेस भी किसके हाथ में ज़्यादा हैं? मोर मनी इज़ इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट and less in the hands of state. फिर next one was concurrent list, 47 subjects in concurrent list, and who has more powers regarding concurrent list? The central government. अगर clash है दोनों के laws में, state और center, central government का law माना जाएगा. Even the residuary powers, residuary list में जितने subjects हैं, all the powers are enjoyed by central government. So central government becomes more powerful. And lastly, if there is any emergency in the country, कोई situation आती है तो central government के हाथ में सारे powers आते हैं. Even the powers of state governments, they come under the jurisdiction of central government. So this is how India becomes a unitary government. So we have studied both the features, how India is a federal country and how it is unitary in spirit. दोनों चीज़ें डाली है. न टोटल डिवीजन ऑफ पावर कर दिया फेडरल, नहीं तो सब स्टेट अलग अलग हो जाते, न सारे पार्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देते यूनिटरी, फिर बेचारे स्टेट्स क्या करते. तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड अ बैलेंस बिटवीन फेडरलिज्म एंड unitary form of government. So I hope you understood this topic. Go through these points, how India is federal and how India is unitary form of government. And in the next lesson, we'll start with the fourth feature of our constitution, that is parliamentary form of government. Till then, be safe and keep reading.